अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों। आज की हम वीडियो बना रहे हैं कि एचईसी के फार्म को फिलअप कैसे करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये ओपन होने के बाद मैं आपको बताऊँगा। हाँ देखिए, अब ये जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फार्म ओपन हो गया है। तो ऊपर वाली जो लाइंस हैं आपने इसको कुछ भी नहीं करना। वैसे सिंपली आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। इसमें ये जस्ट बताया गया है कि आपने सिर्फ अपने इंटरव्यू में अपेयर होना है। और इससे पहले ये जो प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो आप इसको ज़रा गौर से पढ़ लेना। यानी कि ये काम करने से आपके यानी कि आपकी डिग्री वगैरह या आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है कैंसलेशन ऑफ द एडमिशन। अगर आपने कोई मनसूखी एडमिशन या आपने कोई गलत एडमिशन के हवाले से उनको कोई चीज़ भी दी तो ये वो आपको ख़त्म कर सकता है कोई डिग्री वगैरह को। दूसरे पॉइंट पे देना है रिस्ट्रिक्शन फ्राम द यूनिवर्सिटी। और आपने जो यूनिवर्सिटी की यानी कि जो भी फॉलो होंगी, जो भी बातें वगैरह होंगी, रूल्स होंगे, आपने उनको पाबंदी से उनको फॉलो करना है। और इनिशिएशन द क्रिमिनल प्रोसीजिंग्स, यानी कि आपने किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजिंग्स यानी कि उसके प्रोसेस की आगाज़ नहीं करनी। इनिशिएशन का मतलब होता है आगाज़ करना। आपने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप जो इससे आगे बता रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अवार्ड फॉर एनी फ्यूचर लोन स्कॉलरशिप, आप इसका मतलब यूँ समझ लें, आप अगर डिस्क्वालिफिकेशन हैं और आपने ये यानी कि ये स्कॉलरशिप हासिल कर ली तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिए जा सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। रिफंड ऑफ द ऑल द पेमेंट रिसीव्ड और एंड द पेनल्टी इक्वल टू टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट। अगर आपकी ये सारी बातें गलत हुई उसके बावजूद आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो उसके बाद भी ये आप बतौर लोन उनको वापस कर सकते हैं, वो भी ले भी सकते हैं। इससे आगे चलते हैं जो आपने ये अपने स्कॉलरशिप के फार्म में करनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग आउट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फार्म। आपने जो जो नीचे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ना, आपने इनको बिल्कुल आराम से पढ़ना है, देखना है वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपने फिलअप करना है। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि आपने एक इनके ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है। तो जो भी अल्फाज लिखने हैं वो आपने कैपिटल लिखने हैं, छोटे नहीं लिखने, सारे बड़े होने चाहिए। दूसरे पे बता रहे रीड द एप्लीकेशन फ्रॉम केयरफुली। आपने बड़े गौर से इसको पढ़ना है, उसके बाद करना है आपने। और दूसरी बात ये कि आपने इसकी एक फ़ोटो कापी भी करवा लेनी है। फ़ोटो कापी यूँ करवा लें, जो आप पहले आपने फ़िलअप करनी है तो आप एक फ़ोटो कापी पे करें, उसके बाद आप फिर जाके ओरिजिनल पे करें, ठीक है। तो उसके बाद वो बता रहे हैं कॉपी ऑल इन्फॉर्मेशन फ्राम फोटो काइप फ्राम टू ओरिजिनल फार्म। ये बात वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सबमिटेड ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फ्राम टू एडमिशन ऑफिस और फोकल पर्सन। ये बात सबसे अहम थी। फोकल पर्सन से मुराद हमारी यूनिवर्सिटी के हो गए सर गुलाम यासीन साहब, और एडमिशन ऑफिस से हो गए हमारे क्लर्क साहब। क्लर्क ऑफ सर्विस में हमारे अकाउंट बैठे हैं वो तो आतिफ साहब बैठे हुए हैं। तो एहसास वाली जो है ना हमारी एप्लीकेशन फार्म वो जमा करते हैं फोकल पर्सन गुलाम यासीन साहब। तो मैं तो आपको यही यही गाइड करूँगा कि आप ऐसा करें कि ये जो हमारी अच्छी थी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है इसका फार्म आप आतिफ साहब से जमा करवा लें, क्योंकि सर गुलाम यासीन साहब इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे। ये वैसे अपनी मर्ज़ी जहाँ जमा कराएं, मेरी राय यही है आप वहीं जमा कराएं। और फॉर फैमिली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट गार्डियन में भी कंसल्टेंट फॉर गाइडेंस। आपने आगे जो भी अपने वालदैन आबा अजदाद जिसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और कोई गलत नहीं होनी चाहिए। वेन एवर इन डाउट और लॉस्ट सीक हेल्प फ्रॉम द फोकल पर्सन। आपको इस एप्लीकेशन में कुछ भी डाउट नज़र आ रहा है तो फिर आप अपने फोकल पर्सन या एडमिशन ऑफिस से रब्ता करके इसको बाद में भी फिलअप कर सकते हैं, कैसे नहीं कि नहीं कर सकते। इंश्योर दैट यू हैव अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाई पुटिंग अ टिक मार्क इन द चेकलिस्ट। आगे जो भी हों ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज एनऑफसी, यानी कि इस पर टिक करना है, ना कि इसको बबल को फिलअप नहीं करना, जस्ट टिक करना है। और आंसर ऑल क्वेश्चन, आपने सब के जवाब देने हैं, सब जो भी है ना उनके सब के सब जवाब देने हैं। और दूज नॉट कैपेबल शुड बी मार्क्ड एन ए, यानी कि उस वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मिसाल के तौर पर हमारा घर रेंट पे नहीं है तो ये इफ़ एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसके सामने एन ए यानी कि लिख सकते हैं। एफिडेट नीड्स टू बी सबमिटेड आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि ये पूरी फिलअप होने के बाद आप किसी भी फोकल पर्सन या एडमिशन ऑफिस से इसको जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फ्राम चेकलिस्ट, ऊपर तो सिर्फ उन्होंने सिर्फ गाइड बताई हुई थी। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को शार्ट से शार्ट करूं, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता।
कापीज ऑफ कंप्यूटर NSC मदर फादर गार्जियन आपने जिस भी कलेक्ट करना है तो इस डब्बे को ऊपर टिक कर देना। और ये मेरी बात गौर से सुन लें, जिनकी CNSC आपने लगानी है वो अटेस्टेड लाजमी अपने SST टीचर से हों या आप सर आतिफ साहब से करवा लें, वो आपको करवानी पड़ेंगी। और कापीज ऑफ लास्ट 6 मंथ यूटिलिटी बिल्स आपने इलेक्ट्रिसिटी करना है, गैस करना है, जो भी करना है वो भी लाजमी तौर पर अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड कापी फ्राम रेंट एग्रीमेंट, ये बात दोबारा देखो आ गई आपके सामने, ये इफ़ एप्लीकेबल है। अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो इसके ऊपर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो कापीज ऑफ द लास्ट लेटेस्ट फ़ी रिसेप्ट ऑफ द सेल्फ एंड बिलिंग, हुई वाचर वाली बिल आपने वो जो हमने पहले भरी हुई थी फीस वाचर वाली, वो आपने यहाँ पर अटेस्टेड के साथ लगवा देनी है। ये मेडिकल बिल है, ये भी एप्लीकेबल है, तो इसका अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं दे सकते। कापीज़ ऑफ द प्रीवियस स्कॉलरशिप, अगर कोई पुरानी अगर आपको स्कॉलरशिप पैसे यानी कि मैट्रिक या FSC में जो भी मिल रही थी अगर कोई मिलती है तो आप इसका हवाला यहाँ दे सकते हैं, अगर नहीं तो दरवाजे नो कर सकते हैं। और उससे आगे 8 नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस में ये है कि आप ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, किसी एक फ़ोटोशॉप दुकान पे चले जाएं तो तकरीबन 20-25 लाइन पे एक स्टेटमेंट बनवा लें कि इंग्लिश में कि मैं ये करना चाहता था, मेरे घर के मैंने पहले जो फ़ीस वगैरह भरी थी वो मैंने लोन उठा के ली थी, तो इसी वजह से मेरे घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, मेरी इनकम बहुत कम है, कुछ ऐसी इनके 5-6 रीज़न लिख के इसके साथ अटैच करवा देनी है। ये जो सेक्शन 1 से सेक्शन 4 तक बताया गया ना, इसको आपने टिक करके फिर आपने ये सारी गाइडलाइन नीचे फिलअप करनी है, ऊपर उसकी यानी कि हेडिंग है, नीचे इसको एक्सप्लेन करना है। ये आप छोड़ दें तो आप ऐसा करें, सिर्फ ये डू पढ़ लें कि आपने क्या करना है, डू नॉट और आपने क्या नहीं करना, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेंड योर एप्लीकेशन बाई पोस्ट आर सबमिटेड बाई हैंड टू स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस और एडमिशन ऑफिस, यानी कि आप पोस्ट भी कर सकते हैं ये फार्म फिलअप करने के बाद, या फोकल पर्सन या एडमिशन ऑफिस में जमा भी करवा सकते हैं। प्लेस द डॉक्यूमेंट राइट अंडर द अबव सेक्शन 1 to 10, ये आगे आपको बताएंगे, ये आपको मैं मज़ीद आगे जाके इस लाइन की एक्सप्लेन कर दूंगा। और टोटल अमाउंट इन पाकिस्तान कीमत आपने जो भी करनी है तो पाकिस्तान रुपीस में उसको बताना है, ना कि किसी अदर कंट्री में नहीं बताना। और डू कंसल्ट विद पेरेंट्स गार्डियन फॉर फाइनेंशियल डेटा एक्यूरेसी एंड रिलेबिलिटी, आपने जो भी अपने दादा परदादा जिसकी पेरेंट्स वगैरह जिसकी भी करनी है ना, उसकी फाइनेंशियल यानी कि माली वजूहत जो भी बतानी है वो बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। फॉर द इंफॉर्मेशन नॉट प्रेजेंट, आपके पास अगर कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं मौजूद है, आपको नहीं पता, तो आप उनके सामने सिर्फ NA का कैपिटल NA लिख सकते हैं। और जो आपने नहीं करना, डू नॉट होनी चाहिए, देख लें आपने वो पहले बता रहे हैं कि आपने कोई भी बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, ये पहले भी स्टेटमेंट में बताया गया था। और राइट स्क्रैच ऑन द फॉर्म सेंड एप्लीकेशन फ्राम डायरेक्टली टू HEC, आप ये HEC को डायरेक्टली कभी भी ये फिलअप करने के बाद सेंड नहीं कर सकते। आपने ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुनिए कि आपने एडमिशन ऑफिस या फोकल पर्सन से ही जमा करवानी है। यहाँ पर अपने नेम और यूनिवर्सिटी लिखना है, डिग्री टाइटल प्रोग्राम लिखना है, जैसा कि हमारा BSIT प्रोग्राम कंटिन्यू है। और उसके बाद मॉर्निंग या इवनिंग जो भी आपकी शिफ्ट है वो लिख देते हैं, इवनिंग की वैसे होती नहीं है, आपने मॉर्निंग ही पुट करना है। और आपने एप्लीकेशन में अपना नाम सेंड करना है, मेल हैं फीमेल हैं वो लिखेंगे, नादर एप्लीकेशन उसका CS वगैरह लिखेंगे। अगर आपका मार्शल स्टेटस क्या है, मार्शल स्टेटस वैसे ये होता है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, अगर आप सिंगल है सिंगल, मैरिड या डिवोर्स्ड, जिसका जो है वो लिख देगा। एज लिखनी है, आप एज के लिखते दौरान ये ख्याल करना कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे कि 18 ईयर्स उनके पूरे होते हैं तो 2 माह होते हैं, 2 माह नहीं लिखनी, सिर्फ आपने 18 ईयर्स लिखनी है। डोमिसाइल का मैं आपको ये बताता हूँ, पहले आपने तहसील लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, जैसा कि मेरी तहसील जहाँपुर है और मेरा ज़िला जो है ना वो राजनपुर है। तहसील जहाँपुर, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, इस तरह से लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस ऊपर पुट करना है, फिर परमानेंट एड्रेस पुट करना है। नीचे आते हैं, आर यू करंटली वर्किंग, अगर आप यस लिखेंगे तो आपको ये नीचे सारे डब्बे पुर करने पड़ेंगे, नो लिखेंगे तो आप नीचे से NA कर दीजिएगा। अगर आपने यस कर ली, आपने कोई काम करते हैं तो आपने यस के ऊपर इनकी टिक कर दिया है, तो फिर मेरी बात सुने, तो आप यहाँ पर डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, आपको वो पुट करना पड़ेगा। यहाँ आपको अपनी नेम ऑफ कंपनी, यहाँ आपको फिर अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, यानी कि वो बता रहे थे कि 8 से 10 तक करने हैं। ये जो टोटल मंथली इनकम है, अगर आपने नो किया हुआ है, काम नहीं करते, पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, तो आपको ये फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर NA कर दीजिएगा। टोटल मंथली एप्लीकेशन ग्रॉस इनकम इन पाकिस्तान रुपीस आपने बताने कि टोटली कितनी है, और नीचे वो बता रहे हैं कि
टोटल मंथली एप्लीकेशन टेक होम एंड पार्क। अगर यानी कि आप एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो आपने यानी कि अखराजात जो भी जितना कमाते हैं ऊपर लिखनी है। अगर अदरवाइज़ यानी कि नेट मंथली उसके अलावा आपके कोई ज़रिया है, कोई ऐसा सोर्स है, तो वो भी आप नीचे वाले हिस्से में डिमांड करके लिख सकते हैं। तो ये नंबर 11 ये तो आपने लिखना ही है। यहाँ पर टेलीफोन नंबर यहाँ पर भी वैसे ही लिखनी है और यहाँ पर अपने ईमेल नंबर सेंड करना है। टोटल नंबर ऑफ द डिपेंडेंट फैमिली नंबर आप ऊपर जितने बंदे यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर यानी कि 12वें सफ़े यानी कि ऊपर लिखेंगे, नीचे भी आपको उनका हवाला देना पड़ेगा। नेम ऑफ़ द फैमिली मेम्बर आपने अपने फादर का नाम लिखा तो उसका रिलेशनशिप ऐसे ही बयान करेंगे, ये मेरा फादर है। मार्शल स्टेटस ये होगा, वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, यानी कि वो मार्शल स्टेटस है। तो रिमार्क्स में उसकी रिमार्क्स ये देंगे, अगर यानी कि कोई हादसा कोई सानिया वगैरह हो जाता है, कोई आपकी फैमिली में से कोई माजूर बंदा है तो उसकी रिमार्क्स लिख सकते हैं। रिमार्क्स का यानी कि मेन मकसद होता है कोई तबसरा या राय वगैरह करनी होती है, आपने कुछ बताना होता है। तो जैसा कि मेरी अम्मी फौत हो चुकी हैं तो मैं यहाँ पर उनकी डेथ लिख दूँगा, अदरवाइज़ मेरी फैमिली को कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ द अर्निंग फैमिली मेम्बर जितने भी आपके ये नंबर 13 पे लिखा हुआ है कि आपके कितने मेम्बर जो घर के हैं वो कमाते हैं, आपने उन्हीं के नाम उन्हीं के बारे में सिर्फ जितने ऊपर लिखने हैं नीचे भी उतनी ही डिफाइन करनी है। आपका फादर कमाता है तो आप फादर के बारे में लिखेंगे, अगर आपके भाई हैं उनकी अर्निंग है तो उनकी भी लिखेंगे। यहाँ पर देखें फैमिली मेम्बर नेम यानी कि आपने 2 का लिखा है तो आगे आपको रिलेशनशिप बयान करना पड़ेगा और ऑक्यूपेशन उनका आपको पेशा टाइप करने पड़ेगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा, डेजिग्नेशन वो किस ओहदे पे काम करते हैं ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मंथली ग्रॉस पे अर्निंग उनकी मंथली इनके वो कितने बन जाते हैं, अगर वो एक 600 रुपये कमाते हैं तो एक महीने के फिर जितने होंगे 15,000 जितने भी होंगे वो आपने टोटल जितने बंदे हैं पीछे आपने जितने भी पुट किए हैं आपने टोटल बना के यहाँ लिख देने हैं। अगर रिमार्क्स वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिए, अदरवाइज़ आपने इधर तो नहीं कर देना है, कुछ भी नहीं करना। नंबर ऑफ द ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर स्टडिंग अगर आपके घर में से कोई बंदा यानी कि बैचलर कर रहा है, मास्टर कर रहा है, पीएचडी जो भी कर रहा है, जो भी डिग्री है वो जो यानी कि उनकी स्टडी कंटिन्यू है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, उनका नेम मेंशन करेंगे या उनकी यहाँ तादाद मेंशन कर देंगे, फिर उनकी नीचे आपने डिटेल करनी है। मेरा तो वैसे कोई नहीं है तो मैं तो यहाँ सिर्फ NA करके नीचे कुछ भी पुट नहीं करूँगा, आपने वैसे करनी है। इसमें वो नेम है यानी कि रिलेशन विद एप्लीकेशन है, यहाँ पर उन्होंने बताना है कि आपका बिरादर है, सिस्टर है, जो भी है आपने उनका रिलेशनशिप इस एप्लीकेशन के साथ बताना है। नेम ऑफ़ द एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो जिस इंस्टीट्यूशन या इदारा से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, उनकी फ़ीस भी पर मंथ के हिसाब से बतानी पड़ेगी। यहाँ पर फादर नेम लिखना पड़ेगा, उनका कंप्रेस CNC लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो अगर मर गए तो डिकीज लिखेंगे, अलाइव हैं तो अलाइव के ऊपर, अगर ज़िंदा हैं तो, अगर वो रिटायर्ड हैं या बिज़नेस ओनर हैं तो जैसे भी होगा, एम्प्लॉयड है एम्प्लॉयड लिखना पड़ेगा। वैसे तो मेरे एम्प्लॉयड हैं, अगर ये लेबर वर्कर फार्मर वगैरह वो एम्प्लॉयड के शुरू में आ जाते हैं। नेम ऑफ़ द कंपनी एम्प्लॉयर के वैसे तो आपने उसकी कंपनी लिखनी है, यहाँ पर जो भी पुट करना है ये अब्बू का पुट करना है, ना कि अपना कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं पूछना। यहाँ टेल भी अपना और मोबाइल भी अब्बू का ही करना है। ऑक्यूपेशन टाइप उनका वैसे कोई वो कौन सा पेशा करते हैं, लेबर वर्कर हैं, वुड वर्कर हैं, फार्मर हैं, जो भी है वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद ये आ चुका है NTN नेशनल टैक्स नंबर, वैसे फार्मर या इतनू यानी कि लेबर वर्कर पर या वुड वर्कर पर जो है कि इन पे कोई इनके टैक्स नंबर नहीं होता, आपने यहाँ NA कर देना है। डेजिग्नेशन और BSP ये वैसे जो BSP है ना ये होता है बैचलर ऑफ साइंस फार्मेसी। अगर आपके बाप या कोई है ना जो आप इस एप्लीकेशन के साथ रेविलेंट हैं तो आप ऐसा कीजिएगा, उनकी यहाँ डिग्री वैसे बता दीजिएगा। वैसे लेबर वर्कर के या वुड वर्कर के कुछ भी नहीं होता, आपने NA कर देना है। जिनकी सैलरी होती है वो बताएंगे। तो ग्रॉस मंथली इनकम में आपने मंथली इनकम बतानी है। टोटल नेट मंथली होम इनकम सैलरी पेंशन अदर्स यानी कि आपके अब्बू हैं तो अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपने पेंशन बतानी है कि उनकी पेंशन कितनी है। अगर वो कोई लेबर वर्कर हैं तो टोटल नेट मंथली इनकम मतलब ये होता है कि कोई अदर सोर्सेस की वजह से आ जाए, वैसे इतना होता कोई नहीं, आपने वैसे यहाँ नहीं कर देना है। तो एनी अदर सपोर्टिंग पर्सन मदर गार्डियन यानी कि इस एप्लीकेशन के साथ आपके कोई कज़न जो भी हों, ब्रदर सिस्टर मदर गार्डियन जो भी हों, अगर वो आपकी हेल्प करें तो नीचे आपने उनका हवाला देना है, नहीं तो वैसे आपने NA कर देना है। यहाँ पर अगर आपने लिखा तो यहाँ पर नेम लिखेंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो लिखना पड़ेगा और उनका ऑक्यूपेशन और वो किस ओहदे पे काम करते हैं, तो उनकी वो आपको इस एप्लीकेशन के हवाले से कितने पैसे देते हैं वो भी आपने पाकिस्तानी रुपीस में यहाँ पर पुट करने हैं।
और नंबर 28 पे आ जाएँ, एसेस्ड इनकम टू ऑन मंथली बेसिस, यानी कि वो कोई ऐसे असासे बता दें जिनसे आपकी मंथली इनकम आती हो। प्रॉपर्टी लैंड ये है कि अगर आपकी कोई ऐसी बिल्डिंग बनी है जो आपने किराए पे दी हो है तो उसका हवाला दे सकते हैं अम्मी के नाम पे, अब्बू के नाम पे, या सपोज़ शौहर मादर होते हैं ना, सपोज़ का मतलब होता है या बीवी बेगम या बीवी खावंद सेल्फ या अपनी है या अदर किसी और की है। तो आखिर में आपने यहाँ पर टोटल पे पैसे लिखने हैं। लैंड लीज़, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई अपनी ज़मीन इराजी तौर पर किसी को लीज़ पे दी हुई है, बैंक डिपॉजिट भी हो सकता है, शेयर सिक्योरिटी भी हो सकती है और अदर स्पेस भी हो सकती है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अदर स्पेस पे मैं तो ये पुट करूँगा कि मेरा कोई भी नहीं है, बस मैं तो देहात से हूँ, तो इसलिए मैं ये पुट करूँगा कि मेरी कोई गाय वगैरह के बारे में बता दूंगा और जस्ट कुछ भी नहीं करूँगा। टोटल फैमिली मंथली इनकम आपने पहले यानी कि पूरे घर की यानी कि बतानी है कि आपको अब्बू का बताना है और भाई का भी बताना है, जितने बंदे हैं ना उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बाद में वही बस सिंपल सी चीज़ है, वो उनका रिलेशनशिप बताना पड़ेगा और यहाँ एसेट बताने पड़ेंगे कि वो क्या काम करते हैं, उनके क्या असासे हैं, और फिर मंथली ग्रास पे अर्निंग बतानी पड़ेगी, फिर मंथली नेट बतानी पड़ेगी। वैसे आपने जो मंथली लिखनी है नेट भी वही कर देनी है, यहाँ पर नीचे पाकिस्तानी रुपीस में आकर टोटल नीचे यहाँ कर देना है। फैमिली एक्सपेंडिचर अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, आपने जिस मकान में रह रहे हैं आप वहाँ पर करें। तो अगर आपके पास बंगला है, अपार्टमेंट, फ्लैट है, टाउन हाउस है, जो भी है, मेरे पास विलेज है, मैं विलेज पे क्लिक करूँगा और पेमेंट रेंट में सेल्फ रह रहा हूँ, मेरा घर कोई किराए का नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय यानी कि किसी गवर्नमेंट यानी कि किसी स्कीम के महतात रह रहे हैं तो आप यहाँ पर पुट करेंगे। अदर पे भी आप कर सकते हैं, अदर पे ऐसी हालत में कर सकते हैं, कोई मकान आपका वैसे कोई हो तो फिर कर सकते हैं। तो हाउस प्लाट साइज इन द स्क्वायर फुट, यानी कि आपके जितने भी मरले आपने उनके फुट बना के लिख देने, यहाँ फुट लिखने, आपने आगे फुट डिफाइन नहीं करना, जस्ट आपने ये लिखना है कि 200 लिख देना है, 500 जितने फुट हैं वो बना के लिख देने हैं। अगर आपके सामने घर के सामने कुछ कबाड़ीरा बचा हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर आगे बयान कर सकते हैं। अकोमोडेशन लोकेशन का मतलब ये होता है एड्रेस, यानी कि आपका रिहाइश के मकाम का पता होता है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो वो आपने एड्रेस अपना यहाँ पुट करना है, जो आपके अब्बू के CNS पर लिखा हुआ होगा तो वो आपने पुट करना है। दरअसल वो एक रियल एड्रेस होता है, सही है। नंबर ऑफ़ बेडरूम्स लिखने हैं, तो जितने भी आपके इनके मकान देख लें, अपना घर वगैरह देख लें, उसके हवाले से आपने पुट कर देने हैं। अगर नंबर एयर कंडीशन आपके घर में ऐसी लगा हो तो यहाँ पर पुट करें, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। अकोमोडेशन मंथली रेंट, अगर आप किराए के मकान पर रह रहे हैं तो आप मंथली रेंट बता दीजिएगा, अगर नहीं रहे तो कुछ भी नहीं करें। ये एनुअल है तो ये एनुअल भी आपको बताना पड़ेगा, अगर आप मंथली लिखेंगे तो एनुअल भी बताना पड़ेगा। एनी अदर हाउस फ्लैट ओन बाई पेरेंट्स गार्जियन लोकेशन, यानी कि अगर वो ये पूछ रहे हैं कि आपके दादा जिस सिस्टर ब्रदर जिनकी भी कोई फ्लैट या हाउस उनके नाम पर है तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखना है। तो मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी है, आपका तो पता नहीं कौन सा है, तो टेलीफोन भी हो गया, गैस भी हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जितना भी हो, यानी कि पिछले मंथ का बिल आया मतलब 1200 आया तो आपने 1200 लिखना है, आगे रुपीस वगैरह कुछ भी नहीं लिखनी, आपने 1200 ही जस्ट ऐड करना है। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर एवरेज ऑफ द लास्ट 6 मंथ पर, यानी कि आप यूँ करें, यानी कि आपके मेडिकल बिल की 6 माह की जो पिछली आपके अखराजात हैं, वैसे तो आपके घर में कोई बीमार तो लाजमी होता होगा ना, ये तो सबको पता है, तो आपने ज़्यादा नहीं लिखनी, 5 से 10 हज़ार के दरमियान वो डिफ़ाइन कर देना है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर, तो आप मेरी बात सुने, जो आपके एजुकेशन के एक्सपेंडिचर हैं हमारे तो तकरीबन 5 से 6 पर लिख देंगे। एक मंथ का पूछ रहे हैं तो एक महीने का यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। एकोमोडेशन खर्चे आपके यानी कि रिहाइश के कितने खर्चे यहाँ पर NA कर दें, अगर रेंट पे हैं तो बताएंगे, वैसे यहाँ पर NA कर देना। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर, यहाँ पर वही इलेक्ट्रिसिटी वाला बयान करना है, क्योंकि आपने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी किया, अगर आपने गैस किया, वाटर किया, टेलीफोन किया तो आपको सबकी यहाँ डिटेल बतानी पड़ेगी। मेडिकल के वही आपने जो ऊपर से 5 से 10 हज़ार के दरमियान लिखे थे वो भी आपने बताने हैं। और MIC का मतलब होता है मुतरफ़िक अखराजात, यानी कि जो भी हों, अगर इसके अलावा इनके आम लेन देन जो छोटा लेन देन वगैरह होता है अगर आपका है तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। टोटली बताना पड़ेगा और टोटल एनुअल यानी कि साल का भी बताना पड़ेगा, सारा पीछे से कलेक्ट करके बता दीजिएगा। सेक्शन 29 में से ये जो चल रहे हैं ना, टोटली मंथली इनकम जो आपने ऊपर डिफाइन की थी यहाँ पर वही लिखनी है। और
टोटल मंथली इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल मंथली इनकम कितनी है, खर्चे आपके कितने हैं, तो नीचे आपने उनसे माइनस कर लेना है। नेट मंथली डिपॉजिट इनकम वो यानी कि बताया कि 29 माइनस 33, तो आपने जो बाकी माइनस में आएगी तो आपने यहाँ पुट कर देनी है। डिस्क्रिप्शन अमाउंट इन पाकल रुपीज़। टोटल एनुअल इनकम, यानी कि आपकी साल की इनकम कितनी है और साल के खर्चे कितने हैं, वो भी आपने यहाँ पर डिफाइन करनी है। इफ़ द मंथली एनुअल डिपॉजिट इनकम इन नेगेटिव काइंड एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ द गैप। एंड यही बात दोबारा बता रहे हैं कि आपने टोटल मंथली बताई है या एनुअल बताई है, जिसमें जितनी भी आपकी कीमत में गैप आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी मंथली इनकम है 10,000 और आपके खर्चे हैं 15,000, जो बाकी 5,000 बचेगा तो आपको वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप लोन वगैरह उठाते हैं क्या करते हैं। अदरवाइज़ आपने ये नहीं बताना कि आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ भी नहीं लिया हुआ। आप ये बता सकते हैं कि मैंने कोई कज़न से या कोई अपने रिश्तेदार वगैरह से लोन उठाया हुआ है, तो इस तरह से मेरा खर्चा चल जाता है। और एसेट विद करंट मार्केट वैल्यू, और कोई ऐसा एहसासा जिसमें इनके मार्केट वैल्यू हो। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई बंगला है, फ्लैट है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। डज द फैमिली ओन एंड ट्रांसपोर्ट, आपके पास कोई है, यहाँ पर बताना है जस्ट जिसके पास जो चीज़ है वो लिख दे, ये ना हो कि वो ना बताए। मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं मोटरसाइकिल का हवाला दूंगा। ऊपर यस के बटन पे यानी कि यहाँ पर डब्बे पे क्लिक करना है, नीचे आकर मोटरसाइकिल पे क्लिक करें, कार पे करें या अदर करेंगे, वो नीचे वाला ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताऊँगा। मेक का मॉडल, जो भी मॉडल है 19 या 20 है वो लिखें। इंजन कैपेसिटी लिखनी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और ओनरशिप पीरियड, आप कब से इसके मालिक बने हैं, जिस साल से आप इसके मालिक बने हैं वो दुराना है, और पीरियड भी वही लिखना है। अदर इंक्लूड ट्रैक्टर है, रक्षा है, बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, रक्षा जो भी है, पिक का है, ट्रक वगैरह है, उसकी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत कम बनानी है, जल्दी बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कैटल विद काइंड, अगर आप देहात से हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं लिख सकते। मैं हूँ, अगर मेरी दो हैं, मैं उनकी नेम भी बताऊँगा, उनकी काइंड वगैरह, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा ये किस किस्म से है, ऑस्ट्रेलियन है, दाजल है, दो भी है, वो सिर्फ देहाती लोगों को पता होगा। एरिया एंड लोकेशन ऑफ द लैंड प्लॉट ओन्ड, तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा, इनके ये भी आपका एक परमानेंट एड्रेस ही हो गया कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, नहीं रह रहे, ये वही बताना है कि आप किधर हैं, आपके नाम पर कोई ज़मीन वगैरह है कि नहीं है। एसेशनल एसेट टाइटल और केटी साइज, ये मैं आपको बता देता हूँ। रेसिडेंशनल का मतलब यानी कि आप यूँ समझ लें ये रिहाइश होती है आपके अब्बू के या दादा के, जिसके नाम सिस्टर ब्रदर जिनके नाम कोई प्लाट वगैरह हो, क्यूटी में पुट कर सकते हैं उसकी मिकदार और साइज़। क्यूटी वैसे साइज़ मिकदार होती है, ये साइज़ हो गया, ये लोकेशन एड्रेस हो गया। कल्टीवेटर एरिया जो होता है ना, यानी कि काश्तकार, आप कितना एरिया काश्त कर रहे हैं, या मतलब आप उसमें यानी कि अगर आपका प्लाट है 20 मरले का है तो आप 10 मरले रिहाइश है तो 10 मरले आपने ऐसा छोड़ा हुआ है, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ। एग्रीकल्चर यील्ड पर ईयर, यानी कि आपकी कितनी पैदावार औसत है, यानी कि वैसे गंदम कपास वगैरह की यहाँ पर एकड़ के हवाले से फिर आपने यहाँ पर उसकी डिफ़ाइन करनी है काश्त के हवाले से। कमर्शियल तो वैसे तिजारती हो जाता है, और एग्रीकल्चर ये मैं पुट करूँगा, मेरी एग्रीकल्चर है तो यह मैं एग्रीकल्चर पे ही क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें उसी के हवाले से पुट करूँगा। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट स्कीम का मतलब कि कोई सरकारी मुलाजमत के तहत आपको ज़मीन मिली हो, कुछ भी हो सरकारी हवाले से, वो भी आप पुट कर सकते हैं। और नीचे चले 39 को पुट करते हैं। ये एसेट वर्थ करंट मार्केट वैल्यू इन पाकिस्तान रुपीज़, वो ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि आपकी ऐसी कोई ज़मीन वगैरह जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कोई ऐसा असासा हो जो भी हो बता सकते हैं। हाउस है, हाउस पे क्लिक करेंगे, बिजनेस है, लैंड है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक प्राइस है, अदर कैटल्स हैं। मैं तो जस्ट कैटल पे बताऊंगा, मेरा कोई हाउस जो वगैरह है वो मार्केट वैल्यू उसकी इतनी नहीं है। अगर घर तो हर किसी का होता है ना, आप अपने जो एरिया है ना जिसमें आपकी जितनी भी उसमें ज़मीन की वैल्यू हो वो पुट कर सकते हैं। फादर के नाम पे फादर पे बताएं, सपोज़ यानी कि सपोज़ बेगम मियाँ बीवी जो भी हैं, सेल्फ अपना है या दादा के है, गार्जियन वगैरह, टोटल इनकम नीचे बयान कर देनी है। ऊपर मैं तो हाउस का करूँगा, नीचे अपनी कैटल वगैरह डिफाइन करूँगा। अगर अदरवाइज़ आपने जो बिज़नेस वगैरह है वो लिख देना है साहब ने, जितनी भी जिसकी हों। लोन टेकन फॉर एप्लीकेशन एजुकेशन, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है स्पेसिफाई डिटेल फॉर लोन टेकन एविडेंट, आपने एजुकेशन के हवाले से जिनसे भी उधार वगैरह लिया है वो बयान कर सकते हैं। बैंक का हवाला मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस पर किसी में नहीं देना, आपने जस्ट सिर्फ कज़न या अपने रिश्तेदारों के बारे में बता देना है। एनी सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल अदर दैन लोन प्लीज स्पेसिफाई, आपकी फाइनेंशियल हालत कैसी है, आपने जो लोन वगैरह लिया हुआ है किसी से, यानी कि
पूरी पूरी डिटेल में बता देना है कि जब तक ले चुके हैं आपके ऊपर कितना उधार वगैरह है वो बता सकते हैं आप। हाउ आर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्ज पे, ये तो आसान है, आप कर सकते हैं कि किस तरह आपने किया होगा। और एप्लीकेशन एजुकेशनल रिकॉर्ड ये ऊपर बताया गया था, वो सिर्फ हेडिंग थी, यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है। आपके बैचलर का खर्चा कितना है और इंटरमीडिएट का कितना था, सेकेंडरी मैटर का कितना था, बैचलर नेम एंड लोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। पर मंथ फीस आपकी तकरीबन हमारी 6 तो 7 हज़ार बनेगी। टू फ्राम मंथ ईयर, यानी कि आप हर महीने में कितना खर्च कर जाते हैं। और डिवीजन जीपीजी जो है ना, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। फ़िलहाल हम नए आए हुए हैं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इसमें तो हमारी अभी कोई सीजीपी नहीं निकलती। एज सीजीपी हमने बता देनी है पिछले हवाले से कि हमारी जब हमने मैट्रिक की थी हमारी एज क्या थी, और वैसे जब हमने इंटरमीडिएट की थी तो हमारी एज क्या थी, वो आखिरी एज सीजीपी में पुट करना है। पर मंथ फीस ट्यूशन चार्ज द इंस्टीट्यूशन हैज़ अटेंडेंट, आप ट्यूशन फीस का मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पर 5 से 6 हज़ार पुट नहीं करना। लाइब्रेरी जो हमने वो वाउचर भरा हुआ था, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा होगा ट्यूशन फीस हमारी तकरीबन 20 से 21 हज़ार बनेगी। तो ये मेरी बात गौर से सुने, यानी कि वो जो लाइब्रेरी फ़ंड होते हैं, ये पार्किंग वगैरह के फ़ंड निकाल के हमारी ट्यूशन फीस 20 से 21 हज़ार बनती है। जाके फर्स्ट सेमेस्टर की आपने वो ऐड कर देनी है। हैव यू गेट, अगर आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे तो नीचे सब डिफाइन करना पड़ेगा। अगर नो पे करेंगे तो आपको नीचे कुछ भी नहीं करना। तो स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस एक्सप्लेन योर सुटेबिलिटी ऑफ द स्कॉलरशिप, अटैच अ सेपरेट शीट इज रिक्वायर्ड। अब ये बताएं कि आप ये स्कॉलरशिप ले रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि मुझे शूट करती है, क्या है। आप गरीब है ना, आप नीड बेस यानी कि नीड बेस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर जो है ना, आपको फिर शूट तो करती होगी, तो इसीलिए आपने बताना है, कोई रीज़न बतानी है। ये 2 लाइनें कम है तो वो बता रहे हैं कि आपने एक अटैच सेपरेट शीट ऑफ रिक्वायर्ड, यानी कि आप एक शीट वगैरह बना के वो लिख भी सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो आपने अंडरटेकन वाला कुछ गौर से देख लेना है, ये बस फॉलोइंग और कुछ भी नहीं है। और डेट पेरेंट्स या गार्जियन, आपने अपने वाले साहब की या अंगूठा या सिग्नेचर लिखवाने, डेट भी पुट करनी है, एप्लीकेशन सिग्नेचर खुद करने हैं। और फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, ये फोकल पर्सन का काम है, ये वो खुद करेंगे। सही है। मैंने वीडियो ज़रा लंबी बन गई थी, और मेरी बात ज़्यादा गौर से सुने कि इसमें जो भी चीज़ें आपको एजुकेशन रिकॉर्ड के हवाले से ले जानी पड़ेंगी, मैट्रिक एफएससी जो भी यानी कि इंटर वगैरह के होंगे, वो सब के सब आपने आई थिंक क्या मेरे ख्याल से तो सब अटेस्टेड ही करवाने पड़ेंगे। आप करवा लें, अपने एसएसटी टीचर से करवा लें, या यूनिवर्सिटी में आतिफ साहब से ही करवा लें, वो भी सही है। तो आज की वीडियो ख़त्म।